हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस में जो मैं आपको टॉपिक करा रही थी वो सेल डिवीज़न जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे। तो जो सेल डिवीज़न है ये एसटेट का फेवरेट टॉपिक है, इससे ना क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ये पढ़ाया था। अपने टाइम पे तो मैंने कभी भी हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, लेकिन हाँ, आपके लिए शायद मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। तो जो भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ, मेनली जो टीजीटी साइंस सब्जेक्ट है उसकी। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो साइंस का सब्जेक्ट है आप सिर्फ एस्टेट के लिए ही कर सकते हैं। जो रीट का भी एक जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मतलब 9 टू 12 का सिलेबस मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि रीट है, मेरा रीट भी क्वालिफाई है और जो आरटेट हुआ था मेरा वो भी क्वालिफाई था। तो 150 में से 117 नंबर मेरे बने थे इसमें रीट के टाइम पर 120, और आरटेट के टाइम पर मेरे बने थे 150 में से 112 नंबर बने थे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग थे आरटेट के टाइम पे। तो आप देख सकते हो कि मतलब आप मेरे ऊपर 100% विश्वास करके पढ़ सकते हो कि मैं आपको कितनी अच्छी तैयारी करा रही हूँ। तो जो भी कैंडिडेट मेरे से जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी प्रोवाइड करा दी है, तो उन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सभी वीडियो में है वो। तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके और वहाँ पे रीच कर सकते हो, जो भी पीडीएफ आपको पढ़नी है वो डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। डाउनलोड करने का, पीडीएफ पढ़ने का कोई पैसा नहीं है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो मेरी मेहनत के लिए आप इतना तो लाइक कर ही सकते हैं ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कल की वीडियो में ना हमने 7 क्वेश्चन वो कवर कर लिए थे, शायद 6 या 7 कर लिए थे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से 7th क्वेश्चन से शुरू करा देती हूँ, किया हो चाहे ना किया हो। दोबारा से आपका चलो एक क्वेश्चन का तो रिवीजन हो ही जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम 7 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन कह रहा है कि जो माइटोसिस होता है इसमें क्या होता है ना। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि जो माइटोसिस होता है, इसका अगर हम हिंदी वर्जन देखते हैं तो इसका मतलब होता है समसूत्री। मतलब सूत्री मतलब क्रोमोसोम। इसमें ना क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम रहते हैं। और इसमें जो पेरेंट से जो डॉटर सेल बनती है ना उसकी, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होती है जेनेटिकली। मतलब सब कुछ हूबहू बिल्कुल सेम। ठीक है, तो वो होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, 2 सेल हमें मिलती हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये लिखा मिला है 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, वही इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है मायोसिस। मायोसिस में क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को इसका हिंदी वर्जन बताऊं तो मायोसिस, या जिसको मैं बोलती हूँ मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको 4 सेल देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मतलब जो क्रोमोसोम है वो आधे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सेल 4 के अंदर डिवाइड होती है, और जो डॉटर सेल मिलती है उसमें जेनेटिकली आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जेनेटिकली क्या होगा, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो 2 मानव है, मतलब एक है मानव, उससे उसकी मतलब कोई सेल बनी है उसकी डॉटर सेल, तो जैसे मतलब उसके फीचर्स होंगे तो उसके फीचर्स उसके अलग होंगे, है ना। सेम हो भी सकते हैं, लेकिन वैसे उसमें क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो मायोसिस में क्या होगा, इसमें 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई मैंने बताया था कि जो मियोसिस होता है हमारा, जिसको हमने अर्धसूत्री विभाजन बोला था, तो जो मियोसिस होता है ये जर्म सेल के अंदर होता है। जर्म सेल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन होगा, मेयोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। ये कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस है उसकी लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है, तो प्रोफेज होती है। ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइन एट इक्विटोरियल प्लेट, मतलब जब सारे के सारे क्रोमोसोम हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन में आ जाते हैं, तो ऐसा किस फेज में होता है? ऐसा मेटाफेज के अंदर होता है, ठीक है, किस में होता है? मेटाफेज में होता है। और अगर सेपरेशन की बात आए कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं जब वो सेपरेट होते हैं तो वो किस में होते हैं? वो एनाफेज में होते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म ड्यूरिंग, तो भाई ये टीलोफेज के दौरान होता है। जो टीलोफेज होती है ये प्रोफेज की जस्ट अपोजिट होती है। प्रोफेज में क्या होता है? उसमें जो स्पाइनल फाइबर्स होंगे वो कोइल्ड होंगे, ठीक है, और फिर वो क्या होंगे? सेल के अपोजिट पोल्स पर आते हैं। लेकिन टीलोफेज में क्या होगा? वो फिर पास चले जाएंगे। तो दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रिफॉर्म कर जाएगा पूरा का पूरा। तो ये होता है टीलोफेज। टीलोफेज में रिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। 14 है साइटोकाइनेसिस। अब देखो मैंने आपको दो टाइप का डिवीजन बताया था, साइटोकाइनेसिस और एक बोला था कैरियोकाइनेसिस। ये जो हमारी एम फेज है, जिसको हमने माइटोटिक फेज बोला था, जिसको हमने डिवीजन फेज बोला था, जो सेल साइकिल की मेन स्टेज थी। तो इसमें दो स्टेज में होता है। एक में पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, मतलब इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फिर फर्दर हम इसके 4 स्टेज पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये पढ़ते हैं, है ना। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? इसमें बेसिकली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज टाइटली रेगुलेटेड बाय, सेल डिवीजन का प्रोसेस रेगुलेशन होता है किसके द्वारा होता है? चेक पॉइंट्स के थ्रू होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज इसमें होती है, जिसको हम चेक पॉइंट्स बोलते हैं। फिर आता है 16, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैन लीड टू, भाई हमने एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कैंसर का कारण क्या होता है? कि कैंसर में क्या होती है कि जो हमारी सेल्स होती है उनका मतलब अनकंट्रोल डिवीजन जब शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो कैंसर बीमारी को लीड करती है, ठीक है। और वो सेल डिवीजन इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो रुकता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? उसका वो वहाँ पे कैंसर की शिकायत है, यानी अनकंट्रोल जो सेल डिवीजन है वो कैंसर के केस में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो कौन सा सेल डिवीजन है उसका टाइप नहीं है? तो जो माइटोसिस होता है ये सेल डिवीजन का टाइप है। मायोसिस है, ये भी सेल डिवीजन का टाइप है। जो बाइनरी फिजन है जो कि किस में होता है? अमीबा में होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है। तो उसमें भी क्या होता है? अमीबा के अंदर क्या होता है? ये पेरेंट सेल है और इससे हमें 2 डॉटर सेल मिलती है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन भी क्या होता है? ये भी एक टाइप का सेल डिवीजन है। जो रेप्लिकेशन होता है ये सेल डिवीजन का टाइप नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होता है मतलब जब अर्धसूत्र विभाजन होता है तो उसके दौरान जो होमोलॉग क्रोमोसोम है, मतलब जो सेम क्रोमोसोम है, वो पेयर अप हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो भाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्सिस को हम बोलते हैं जब होमोलॉग्स से एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, भाई किस प्रोसेस किस डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है? तो मियोसिस के दौरान होती है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का ही क्रॉसिंग ओवर चलती रहती है। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट फेज में हम पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉग क्रोमोसोम, मतलब जब सेम एक जैसे क्रोमोसोम है और उनके भी जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में जब जेनेटिकली मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्या करता है क्रॉसिंग ओवर? अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो ही आपको वहाँ पे क्या मिलती है? जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें क्या होता है? एक सेल से हमें 4 डॉटर सेल मिलती है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट फेज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? क्रोमेटिड्स की क्रॉसिंग ओवर चलती रहती है। किसी में वो 90 डिग्री पर आ जाते हैं, किसी में वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो उसमें हमें बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 2 सेल के बीच में हमें उनके फीचर्स में मतलब वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होता है? ये जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको बोल्ड नहीं दिखाया ना उसके आंसर नीचे दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि मियोसिस रिजल्ट इन, अब यहाँ पे ना इसका आंसर है ना गलत दिखाया है। जो मियोसिस होता है ना ये हैप्लॉइड सेल के अंदर होता है, ठीक है। जो मियोसिस होता है ये हैप्लॉइड में होता है, ये नोट्स में मैंने लिखा भी है। तो इसका आंसर हैप्लॉइड आएगा। तो सॉरी, इसको ना थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये हैप्लॉइड आएगा 22 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 माइटोसिस,
माइटोसिस रिजल्ट इन डेप्लॉइड, जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो डेप्लॉइड सेल के अंदर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो माइटोसिस मैंने आपको क्या बताया था, माइटोसिस को हम समसूत्र विभाजन बोलते हैं, ये सोमेटिक सेल के अंदर होता है ना। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिकली वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, जो सेल मिलती है डॉटर सेल पेरेंट सेल से, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। मतलब जो डॉटर सेल मिलती है दो, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल हूबहू सेम होती है, उसके सारे फीचर्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अपने पेरेंट के सारे फीचर्स उसके सेम होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए एसेंशियल होती है। जैसे मानो आप लोगों को कहीं चोट लग जाती है ना, तो वाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उस घाव को भरने में कौन सा सेल डिवीजन हेल्प करता है, वो माइटोसिस करता है, क्योंकि ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है, वो मायोसिस के अंदर होती है। मायोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तभी तो वहां पे हम जेनेटिकली वेरिएशन हमें देखने को मिलता है ना। जैसे मान लो दो भाई बहन है ना, और वो अपने मतलब पेरेंट है, तो पेरेंट से उन दो भाई बहनों के फीचर कुछ ही मिलेंगे, सब कुछ उनका जेनेटिकली वैसे तो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व है। तो मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसलिए जो डॉटर सेल होती है वो पेरेंट सेल के बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस में मैंने क्या बताया था कि ये जर्म सेल के अंदर होता है, इसमें जेनेटिकली डिफरेंट जो डॉटर सेल आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल दोनों के सब डॉटर सेल आएगी, सब कुछ उनका से अलग अलग होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ये कह रहा है कि इट प्रोड्यूस डेप्लॉइड सेल। तो अभी मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 22, मियोसिस में क्या होता है, आपको हैप्लॉइड सेल वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस नहीं होती, माइटोसिस के अंदर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि इसने नोट पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ये क्या कह रहा है, द सेंट्रोमियर इज अ रीजन ऑफ। सेंट्रोमियर किसका रीजन होता है, तो भैया क्रोमोसोम का रीजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल फाइबर है वो किसके बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ये तो फैक्चुअल है, आपको याद रखने हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल फाइबर, स्पाइनल फाइबर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होते हैं कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जिसको हमने डिवाइडिंग फेज बोला था, तो उसकी जो फेज है उसकी करेक्ट सिक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले कौन सी फेज आती है, प्रो फेज आती है। उसके बाद कौन सी फेज आती है, मेटा फेज आती है। उसके बाद कौन सी फेज आती है, एना फेज आती है। उसके बाद कौन सी फेज आती है, टीलो फेज। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नंबर क्या होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है कि द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड एट स्पेसिफिक चेक पॉइंट। एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट पर सेल साइकिल का रेगुलेशन होता है, वो किस पर होता है, एस चेक पॉइंट पर, एस फेज पर होता है ना। ये चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हुई है, हैंड रिटन नोट्स में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपन्स एट G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट पर क्या होता है भाई, जो G1 गैप फेज 1 जिसको हमने बोला था, तो उसमें आपने देखा था कि ये इंटरफेज की ही स्टेज थी, G1 G0 G1, ठीक है, एस और जी। तो ये आपने देखा था। तो G1 चेक पॉइंट के दौरान क्या था, इसमें ना सेल ग्रोथ कर रहा था और डीएनए क्या कर रहा था, इंटीग्रेट कर रहा था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट G2 चेक पॉइंट। जो G2 जो गैप 2 फेज था उस पर क्या था, उसमें आपने देखा था कि जो डीएनए होता है ना, वो उसका जो रेप्लिकेशन है वो तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस जो G1 फेज पर शुरू हो गया था वो इस फेज पर भी चलता रहता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डैमेज हो जाता है और यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद आंसर नंबर 33, ये कह रहा है कि व्हाट हैपन्स एट द एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट पर क्या होगा भाई, एम चेक पॉइंट पर क्या होता है, इसमें स्पाइनल फाइबर जो अटैचमेंट है क्रोमोसोम की वो चेक होती है। आपने देखा ना कि एम चेक पॉइंट मतलब यहाँ पे माइटोटिक फेज की बात करा, डिवाइडिंग फेज की, तो आपने देखा कि उसमें डिफरेंट फेज आपने कंसीडर की, तो उसमें स्पाइनल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच करते हैं, फिर वो मतलब 90 डिग्री पर होते हैं, फिर सेपरेट अलाइनमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल फाइबर की जो अटैचमेंट है वो चेक की जाती है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। देखो भाई, ए में कह रहा है कि अंडर कंट्रोल सेल ग्रोथ। तो भाई इसमें क्या होता है, कैंसर में यही तो होता है कि सेल ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल मैनर में होती है।
इसमें क्या होती है, मेटास्टेसिस आती है, ये भी बात सही है। इसमें एंजियोजेनेसिस आती है, ये बात भी सही है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ठीक है। तो ये कैंसर सेल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ठीक है। मतलब कॉन्टैक्ट के थ्रू मतलब कॉन्टैक्ट इसमें इनिबिट किया जाता है, तो ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से थोड़ी ना होता है। उसके बाद फिर आती है मेटास्टेटिस इज द प्रोसेस ऑफ, जो मेटास्टेटिस प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, कैंसर सेल जो होती है वो स्प्रेडिंग कर जाती है बॉडी के अदर पार्ट में, है ना। भाई हम कहते हैं कि जो कैंसर बीमारी है वो बहुत जल्दी फैलती है, हम यही तो बात कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मेटास्टेटिस प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कैंसर सेल होती है जब वो अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करती है तो वो हमारी बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचती है। तभी तो हम कहते हैं कि कैंसर की बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। मतलब जब भी किसी को कैंसर होती है तो बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फादर को हुई थी, है ना। तो उनको नोज़ थी, लेकिन भगवान की दया से हमें पता चल गया था, फर्स्ट स्टेज में ही हमें पता चल गया था। तो इसलिए उनकी जो सेल ग्रोथ थी उनको वहाँ पे रोक दिया गया था और उनकी जो बीमारी है वो सही हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें कैंसर सेल में क्या होता है, जो कैंसर सेल होती है वो बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुँच जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कह रहा है, 36 में क्या कह रहा है कि एंजियोजेनेसिस क्या प्रोसेस होता है, इसमें नए ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ, सेल डेथ का टाइप कौन सा है, जो अपोप्टोसिस होता है इसको सेल डेथ का टाइप बोला जाता है। फिर 38, अपोप्टोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, भाई क्या होता है इसमें अभी तो ऊपर पढ़ा है कि सेल डेथ का कारण होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का कौन सा फंक्शन नहीं है। भाई सेल डिवीजन जब होता है तो ग्रोथ करने का काम करता है ना, रिपेयरिंग करने का काम करता है, रिप्रोडक्शन, मतलब जो सेल डिवीजन है ये ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ये रिपेयर में भी हेल्प करता है ना, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सेल डिफ्रेंशिएशन थोड़ी ना होती है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि सेल डिफ्रेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच, इसमें क्या होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन क्या प्रोसेस होता है, इसमें सेल जो होती है ना स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या होती है, मतलब इनका अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है, स्पेशलाइज बन जाती है अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन में। उसके बाद 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है ए स्टेम सेल बिकम इन नर्व सेल, की जो स्टेम सेल है वो जब वो नर्व सेल में कन्वर्ट होती है तो ये सेल डिफ्रेंशिएशन का ही काम है, क्योंकि अब जो नर्व सेल है इसका अपना काम रहेगा। भाई नर्व सेल में क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, है ना, जो मैसेज को वो करते हैं, अपने ब्रेन तक पहुंचाती हैं, है ना। तो ये सब नर्व सेल का स्पेशलाइज फंक्शन हो जाता है ना। उसके बाद फिर 42 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पूछ रहा है। तो देखो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, मियोसिस है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं पूछ रखा है, तो कौन सा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन प्रोकैरियोट्स में होता है, अमीबा के अंदर होता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। 43, बाइनरी फिजन इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर इन, अभी मैंने बताया था ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, जैसे अमीबा में होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 44, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है तो वो करता है बैक्टीरिया, हुमेन होता है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट, एनिमल, ये सभी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 44 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सेल साइकिल के बारे में एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से पता लग गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी शाम तक मिल जाएगी, उसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कोई अदर टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच।